हेलो एवरीवन। पीवाईक्यू सीरीज़ जो अपनी साइंस की चल रही है, साइंस एंड टेक की, उसमें अपन 2 पेपर कर चुके हैं अभी तक, 2013 और 14 का। आज करेंगे अपन 2015 का क्वेश्चन पेपर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन का इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ है? तो भाई, सीरिया या जॉर्डन का, गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया का, और फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी का, जमैका, हैती और सुरीनाम। तो भाई ये 2015 में उस टाइम इबोला वायरस के प्रकोप के कारण प्रसिद्ध, मतलब बार बार समाचारों के अंदर थे। तो वो कौन थे? गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया। यूपीएससी समय समय पर विश्व और भारत में प्रभाव डालने वाली बीमारियों के बारे में क्वेश्चन पूछती रहती है। रोग फैलने का क्षेत्र, रोगजनक, वैक्सीन, टीके, दवाई, जूनोटिक है या नहीं, संक्रामक है या गैर संक्रामक, इन सब के बारे में पूछती रहती है। तो इस साल जो आया वो थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना, टारगेटेड ड्रग डिलीवर संभव कर दिया गया है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार, जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो, पढ़ते हैं इसके बारे में। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग, नैनो मिसल्स का उपयोग स्तन, कोलम, फेफड़ों के कैंसर के उपचार हेतु प्रभावी दवा वितरण के फॉर्म में किया जाता है। लक्षित दवा वितरण, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, जहां अन्य अंगों, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना इलाज संभव हो पाता है। दिल के दौरे के लिए नैनो डिक्टेटर का आविष्कार किया गया है। नैनो चिप्स का उपयोग, नैनो फ्लेयर्स रक्त प्रवाह में कैंसर कोशिकाओं को डिटेक्ट करने में उपयोगी होती हैं। नैनोपोरस डीएनए सीक्वेंसिंग और अधिक कुशल बनाने में उपयोगी आता है। यह जीन उपचार में बड़ा योगदान दे सकती है। बेकार प्याज के छिलकों से पोरस नैनोकण बनाया जाता है। उपयुक्त फायदों के साथ साथ नैनोकण कई तरह के प्रदूषण तथा स्वास्थ्य के लिए खतरा भी बन सकते हैं। तो भाई इनके डिफेक्ट्स भी जान लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट क्षेत्र संचार, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। क्या ये बात सही है? हाँ भाई, ये बात सही है। एनएफसी उन युक्तियों, डिवाइसेस द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट है भाई, संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण, इंस्क्रिप्शन का उपयोग कर सकता है। ये स्टेटमेंट सही है भाई। ठीक है। निकट क्षेत्र संचार, एनएफसी, यह एक वायरलेस संपर्क रहित संचार, ये दो उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करने के लिए विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। यह एनएफसी सक्षम उपकरणों को एक दूसरे से संवाद, स्पर्श के साथ ही जल्द और आसानी से सूचना स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, जैसे बिलों का भुगतान, दस्तावेज, डेटा को साझा करना, ये सब। ध्यान रहे, एनएफसी की कम दूरी के लिए 4 सेंटीमीटर और उससे कम कुछ सेंटीमीटर तक तथा दोनों उपकरणों में एनएफसी चिप्स होनी चाहिए, अतः सेकंड स्टेटमेंट गलत है। एनएफसी अन्य वायरलेस तकनीकों से अधिक सुरक्षित है और संवेदनशील है। सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण, एन्क्रिप्शन का उपयोग कर सकता है। पेमेंट गेटवे गूगल पे ने एनएफसी आधारित टैप टू पे फॉर यूपीआई लॉन्च किया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन कमेटी, जीईएसी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजकों, जीएमओ, के बड़े पैमाने पर उपयोग, इन उत्पादों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार समिति है। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित खतरनाक सूक्ष्मजीवों, आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात और निर्यात, भंडारण के नियम 1989 के तहत गठित एक सांवैधानिक
सांविधिक निकाय है। GEAC की अध्यक्षता पर्यावरण मंत्रालय के सचिव करते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? तो फसल की उपज का आकलन करने में, सही बात है। भौम जल स्थान निर्धारण, ग्राउंड वाटर संसाधनों का, क्या ये बात सही है? हाँ, ये भी सही है। खनिज का अन्वेषण करने में नहीं, दूर संचार में नहीं, यातायात अध्ययन में किया जाता है। ठीक है भाई, पढ़ते हैं इसके बारे में। रिमोट सेंसिंग दूर से वस्तुओं और क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का विज्ञान है, अतः दूर संचार और यातायात से इसका संबंध नहीं है। सर्वाधिक व्यापक सुदूर संवेदी प्रणालियों प्रतिबिंबित दृश्य प्रकाश विकिरणों के साथ साथ अवरक्त, पराबैंगनी और माइक्रोवेव तरंगों को भी माप सकते हैं। बिना प्रत्यक्ष संपर्क इनके माध्यम से पृथ्वी की जानकारी यथा फिनोलॉजी, वनस्पति, फसल की उपज का आकलन, भूमि और समुद्री सतह का तापमान का आकलन, भौम जल संसाधनों व खनिजों का अन्वेषण, समुद्री जल की लवणता और पानी की गुणवत्ता, सिंचाई निगरानी, सूखा निगरानी, बाद में जोखिम क्षेत्र मानचित्रण, आर्द्र भूमि मानचित्रण, भूमि उपयोग, भारत के प्रमुख रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्ससेट, ओशनसेट, कार्टोसेट और RIST इत्यादि हैं। भाई इसमें खनिजों के अन्वेषण के लिए किया गया है, मैं बाय मिस्टेक उसमें बोल गई थी। यहाँ पे देखा यार, ये खनिज का अन्वेषण कैसे आ गया? तो हाँ भाई, ये 1 2 3 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, H1N1 वायरस का प्रयोग समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में किया जाता है? तो भाई वो स्वाइन फ्लू के लिए किया जाता है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। स्वाइन फ्लू H1N1 नामक वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है, श्वसन रोग है, और स्वाइन फ्लू वायरस का मनुष्यों में संचरण असामान्य है। हालांकि स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमित सूअरों स्वाइन फ्लू वायरस से दूषित वातावरण के संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता है। लक्षण इसके खांसी, बुखार, सिर दर्द, बहती नाक इत्यादि। एंटीवायरल दवाएं स्वाइन फ्लू के नैदानिक उपचार का मुख्य आधार है। बर्ड फ्लू, ये मुर्गियों, बतखों में मुख्यतः इनके संपर्क से मनुष्य में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होता है। डेंगू मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है। डेंगू वायरस जीनस फ्लेविवायरस से एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमित इनिशिएटिव होता है। क्या ये बात सही है? नहीं भाई। इस अपघटन के अंत में उत्पाद केवल अमोनिया और जलवाष्प होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं। नहीं भाई, इतना भी कोई वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है। बायो टॉयलेट्स जैव शौचालय भारतीय रेलवे और DRDO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यात्री डिब्बों के लिए पर्यावरण अनुकूल जैव शौचालय अभिनव और प्रौद्योगिकी का स्वदेशी मॉडल है। जैव शौचालयों को शौचालयों के नीचे लगाया जाता है और उनमें छोड़े गए मानव अपशिष्ट को अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी मीथेन में परिवर्तित कर देते हैं। गैसें वायुमंडल में चली जाती हैं तथा क्लोरीनीकरण के पश्चात गंदा पानी ट्रैक पर छोड़ दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल सेल्स जिनमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट्स के रूप में ऊष्मा और जल का उत्सर्जन होता है। फ्यूल सेल का उपयोग वाहनों के विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों डिवाइसेस के लिए नहीं। फ्यूल सेल्स प्रत्यावर्ती धारा AC के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। तो भाई नहीं, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। क्यों गलत है देखते हैं। फ्यूल सेल ईंधन सेल एक उपकरण है जो रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह एक धनावेशित आयन हाइड्रोजन और ऑक्सीकारिक एजेंट O2 का उपयोग करता है। ध्यान रहे, ये बैटरी से भिन्न होते हैं क्योंकि इन्हें ईंधन की निरंतर आपूर्ति आवश्यक होती है। ईंधन सेल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादित करते हैं, उप उत्पाद के रूप में ऊष्मा और जल का उत्सर्जन करते हैं। तो ये ध्यान रखना, फ्यूल सेल सिस्टम है, फ्यूल सेल स्टैक है और इस तरीके से ये काम करते हैं। ईंधन सेल बैटरी की तरह डायरेक्ट करंट DC उत्पन्न करते हैं। फ्यूल सेल का उपयोग लैपटॉप,
कंप्यूटर जैसी छोटी इकाइयों के लिए भी किया जा सकता है। और स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के रूप में हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। बनाने की प्रक्रिया के आधार पर हाइड्रोजन के प्रकार: ग्रीन हाइड्रोजन, अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके; ब्राउन हाइड्रोजन, कोयले का उपयोग करके; ग्रे हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस का उपयोग करके; ब्लू हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस का उपयोग कार्बन कैप्चर के द्वारा। ठीक है भाई, ये पेपर हुआ कंप्लीट। अब अपन थोड़ा सा इसका वो विश्लेषण कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे है। देखो भाई, वायरस से रिलेटेड आया, नैनो टेक्नोलॉजी उस टाइम चल रही थी उससे रिलेटेड आया। नेक्स्ट ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में आ गया। फिर पर्यावरण संरक्षण का आ गया एक क्वेश्चन। फिर ये IRS भारतीय दूर संवेदन के बारे में, रिमोट सेंसिंग का आ गया। फिर वायरस का एक और आ गया। रेल से रिलेटेड आ गया, इसमें बायो टॉयलेट्स के बारे में, और फ्यूल सेल्स के रिलेटेड आ गया। तो ये क्वेश्चन अपने आए 2015 के पेपर में, तो इन्हें पढ़ते रहना। और नेक्स्ट पेपर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।